नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जिस न्यूज़ की हम चर्चा करने वाले हैं ये एक बड़े ही महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ती है और ये क्षेत्र भारत का ही है। और ये कहा जा रहा है कि जो हिंद महासागर है उसमें एक बार फिर से उफान आने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो एक न्यूज़ आ रही है और भारत का जो इकलौता ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, वहाँ पर कुछ बड़े हलचल देखने को मिले। ये कहा जा रहा है कि वहाँ से अब धुआं उठ रहा है, यानी इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पर जो वोल्केनो है वो फिर से एक्टिव हो चुका है। इसी न्यूज़ की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि जो अंडमान का बैरन आइलैंड है वहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, आखिर क्या वो सही बात है? ऐसा कुछ विस्फोट वहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? और इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से मानचित्र के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है आखिर है क्या कि हिंद महासागर में फिर से उफान देखने को मिल रहा है। और ये जो न्यूज़ है ये अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर देखें जो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर अगर देखेंगे तो अलग अलग समयों पर, जैसे कि अभी देखें तो 20 सितंबर को दो मामूली जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं वो उस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को सुनने को मिली हैं। क्योंकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है और अधिकारियों ने खास तौर पे इसके संदर्भ में जानकारी सोमवार को ही दी थी कि ये जो द्वीप है एक तरह से पोर्ट ब्लेयर से देखेंगे तो उत्तर पूरब में 140 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस समय ज्वालामुखी विस्फोट की जो सूचनाएं हैं वो अब खुलकर आ रही हैं। ये अलग बात है कि जो भी विस्फोट हो रहे हैं वो मामूली स्तर पे हो रहे हैं, मामूली एक्सप्लोजन के स्तर पे हो रहे हैं, लेकिन अभी इनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो एक ज्योग्राफिकल जो एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है अब इसकी चर्चा खास तौर पे हो रही है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें अगर थोड़ा सा हाल की घटनाओं की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे तो लगभग 13 से और 20 सितंबर यानी एक तरह से एक हफ्ता पहले के बीच की घटनाओं को देखें तो यहाँ पर ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो यहाँ पर डिटेक्ट किए गए हैं। क्योंकि भारत का सबसे महत्वपूर्ण ये क्षेत्र माना जाता है और इसके बारे में जो अधिकारी हैं उन्होंने खास तौर पे जानकारी दी है कि यहाँ पर विस्फोट हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक बड़े विस्फोट यहाँ पर नहीं देखने को मिले हैं जिस कारण से कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन यहाँ से लावा, राख, चिंगारियाँ निकलते हुए अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने देखा, इसकी सूचना दे दी गई है। और ये जो घटना है ये भूकंपी जो गतिविधियाँ हैं, जो अर्थक्वेक से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हैं या फिर टेक्टोनिक जो अनस्टेबिलिटी है उसका संकेत दे रही है। इसका मतलब कि क्या भारतीय क्षेत्र में कुछ बड़ी टेक्टोनिक जो गतिविधियां हैं वो होने की संभावना है, ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अगर थोड़ा सा बात करें कि ये आपके सब्जेक्ट से, आपके सिलेबस से कैसे जुड़ता है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है वैरो आइलैंड। तो यहाँ से जुड़े हुए लोकेशन से जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अंडमान पूरा जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है, चाहे वो इस तरह के ज्योग्राफिकल लोकेशन हो या फिर टूरिज्म से जुड़े हुए लोकेशन हो, टेक्टोनिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोकेशन हो या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी आइलैंड हैं यहाँ पर उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। यही नहीं, जो सबडक्शन जोन है उससे जुड़े हुए भी जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके संदर्भ में इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है, उससे जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी बेसाल्टिक लावा है उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस से भी जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम लेने का प्रयास करेंगे। अगर बैरन द्वीप की बात करें तो इसकी जो अवस्थिति है ये खास तौर पे देखेंगे तो जो अंडमान सी है उसी अंडमान सी में आपको देखने को मिलेगा इसकी जो अवस्थिति है बैरन आइलैंड की। और ये खास तौर पे देखेंगे तो एक द्वीप के तौर पे यहाँ पर मौजूद है जिस पर बैरन ज्वालामुखी देखने को मिल सकता है। तो बैरन आइलैंड पर क्या है कि आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा और ये जो वोल्केनो है ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो के तौर पे जाना जाता है, जो दक्षिण एशिया का भी एकमात्र कह सकते हैं कि ये वोल्केनो
है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि साउथ एशिया रीजन में भी अगर आप देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक्टिव वोल्केनो के तौर पे मौजूद है। वोल्केनो की बात करें तो सामान्य तौर पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसा छिद्र जहां से लावा, राख, जो मैग्मा है या इस तरह के जलवाष्प है वह उस छिद्र से निकलते हैं। तो ऐसी जो एक तरह से आकृति है, ऐसी जो भौगोलिक भू आकृति है, उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में अलग से हमने इस पर कई बार सेशन लिया है। पहले थोड़ा सा जो घटनाक्रम है उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें तो सबसे पहली बार अगर बैरन आइलैंड की बात करें कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो वोल्केनो एक्टिविटी है वो कब देखने को मिली थी, तो ये काफी पहले 1787 में पहली बार क्या है कि जो अभी तक आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसमें ये न्यूज आती है कि पहली बार 1787 में पहला जो विस्फोट है वो यहाँ पर हुआ था। उसके बाद कई बार देखें तो ये विस्फोट लंबे समय के अंतराल के बाद होते रहे, कब कब हुए उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें। जैसे देखिए ये पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप है जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड है जो आपको यहाँ पर देखने हैं। तो लगभग 556 आइलैंड फैले हुए हैं, लगभग 785 जो किलोमीटर वाला जो पूरा कोस्ट लाइन है, और 1962 का जो एक कानून है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 500 से 600 के जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर बड़े आइलैंड की बात करेंगे तो इधर से आपको अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में बढ़ेंगे तो ये देखिए अंडमान निकोबार वाले महत्वपूर्ण जो बड़े आइलैंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर नॉर्थ अंडमान आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद मिडिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा, फिर लोअर अंडमान आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके साउथ में आएंगे तो सेंटिनल जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा, और सबसे लास्ट में बड़े आइलैंड में जो लिटिल अंडमान है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जो क्रम है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ पर निकोबार आइलैंड की बात करेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण बड़े जो आइलैंड है उसमें कार निकोबार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो बमपोका आपको देखने को मिलेगा, तरासा आपको देखने को मिलेगा, फिर नानकोवरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, फिर जो लिटिल निकोबार है, और फिर ग्रेट निकोबार। तो ये दोनों जो आइलैंड हैं उनके जो बड़े बड़े आइलैंड हैं उनके बारे में हमने बेसिक जो अवस्थिति है वो आपको हमने बता दी। ये भी पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके आसपास के जो महत्वपूर्ण आइलैंड है, जैसे इसके अगर आप दक्षिण पूरब में बढ़ेंगे तो ये इंडोनेशिया वाला जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा, उत्तर में बढ़ेंगे तो यहाँ पर कोको आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, और इसके अगर ईस्ट में बढ़ेंगे तो फुकेत जो आइलैंड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी या आइलैंड वाले जो क्षेत्र उनके बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। अब थोड़ा सा भारत में जो भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र है उनकी अगर बात करेंगे तो मूल रूप से चूंकि अभी एक्टिव जो वोल्केनो है उसकी हम बात करें वो कहां पर देखने को मिलेगा, तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसका जो पोर्ट ब्लेयर है उस पोर्ट ब्लेयर के अगर उत्तर पूरब में आप बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको बैरन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण तौर पे अगर आप महत्वपूर्ण जो भारतीय ज्वालामुखी वाले जो क्षेत्र हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो धीनोधर जो हिल्स है वो माना जाता है उत्तर में, ये आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेटू वाला जो क्षेत्र है, या फिर लोकटक झील वाला जो क्षेत्र है, इधर नारकोंडम आइलैंड, इधर आएंगे तो वारतंग और वैरन, ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जिसमें अगर बात करेंगे तो जो वैरन आइलैंड है ये सबसे खास हो जाता है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड के लगभग देखें तो इसमें पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूरब में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो आइलैंड है उनकी अवस्थिति हमने आपको पहले ही दिखा दी। अब थोड़ा सा बैरन द्वीप के बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत का ये एकमात्र कह सकते हैं कि ज्वालामुखी है, अंडमान जो सी है उसी में ये अवस्थित है। और एक तरह से देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूरब में आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी जो अवस्थिति है ये खास तौर पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा इसके मैप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंडो बर्मा जो टेक्टोनिक प्लेट है उसी प्लेट और अंडमान जो सुमात्रा जो सबडक्शन जोन है उसी के कारण क्या है ये एक्टिव माना जाता है बैरन आइलैंड। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण दो बातें आपको देखने वाली बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडो जो बर्मा टेक्टोनिक जो प्लेट है उसकी जो मौजूदगी है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अंडमान सुमात्रा जो एक तरह से जो सबडक्शन है ये अंडमान
और सुमात्रा जो सबडक्शन जोन है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि इन्हीं कारण से क्या है कि ये जो बैरन आइलैंड है, इस बैरन आइलैंड की जो यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है, ये एक्टिव किस कारण से है, तो इन्हीं के मूवमेंट के कारण है। और इसका मतलब कि अगर इस समय यहाँ पर कोई भी इस तरह का जो विस्फोट है, जो छोटा ही है, वो अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि इंडो बर्मा जो टेक्टोनिक प्लेट है, यहाँ पर कुछ कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे वो बर्मीज प्लेट हो या इधर का जो अंडमान कह सकते हैं जो ट्रेंच है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहा है, या फिर इधर अगर आप देखेंगे तो जो सुमात्रा वाला जो पूरा जो प्लेट है, यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रहा है। इसी कारण से क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो हमने बताया कि अंडमान सुमात्रा जो सबडक्शन जो जोन है, ये इसके पीछे कारण है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर बैरन जो आइलैंड है, यहाँ पर जो एक्टिव वोल्केनो है, इसके पीछे मूल कारण क्या है, तो इंडो बर्मा टेक्टोनिक जो प्लेट है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंडमान सुमात्रा जो सबडक्शन जोन बन रहा है, इसी कारण से इस बैरन आइलैंड में क्या देखने को मिलता है, तो एक्टिव जो भी एक्टिव वोल्केनो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार वाला जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण इस तरह के प्रशासन के जो आंकड़े हैं, जिसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बैरन आइलैंड में जो भी विस्फोट हुआ है, वो सबसे पहली बार जैसा कि हमने बताया कि 1787 में पहला जो एक्सप्लोजन है वो देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अलग अलग समयों में क्या है कि यहाँ पर विस्फोट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 1991 में आपको विस्फोट देखने को मिला, फिर 2005 में यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, फिर 2017 में हुआ, 2017 के बाद फिर 2022 में हुआ, और फिर अब 2025 में यहाँ पर 2 विस्फोट अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो 1991 में जो यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था, वो लंबे समय अंतराल के बाद ये विस्फोट आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो लंबे समय तक सुसुप्त था, लेकिन उसके बाद फिर से ये एक्टिव हो गया। यही नहीं, जो 2005 की बात कही जाती थी कि तो यहाँ पर जो भी इस तरह की विवर्तनिकी गतिविधि देखने को मिली, इस कारण से यहाँ पर एक बड़ा जो सुनामी है 2005 में वो भी देखने को मिला था। और 2017 में भी यहाँ पर सुनामी का जो प्रभाव है इस आइलैंड वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। तो इस कारण से अगर देखेंगे तो भारत का एकमात्र कह सकते हैं कि एक्टिव स्तर पे क्या है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र है जो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में स्थित है, अंडमान सागर वाले क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर देखेंगे तो लंबे समय बाद, जैसा कि हमने बताया कि 1991 में अगर समय की बात करेंगे तो लगभग 150 वर्षों के बाद क्या है कि ये एक तरह से यहाँ पर विस्फोट देखने को मिला है। और गोवा स्थित जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ जो ओशनोग्राफी है, उसके शोधकर्ताओं ने ये कहा है कि वर्तमान में कि फिर से एक बार यहाँ से राख धुएं जैसी जो स्थिति है वो विस्फोट के कारण देखने को मिली है। तो एक तरह से यहाँ पर अलग अलग, चाहे वो CSIRN जो IO जो संगठन है, उसका भी बयान आया है कि इस समय अंडमान निकोबार क्षेत्र में फिर से जो ज्वालामुखी है वो भड़क गया है। तो ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर एक तरह से सभी जो अलग अलग निकाय हैं, जो संगठन है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके तरफ से ये बयान आ रहा है कि एक बार वोल्केनो जो एक्टिविटी है वो फिर से बैरन आइलैंड में एक्टिव हो चुका है। तो ये जो बात है अब ये देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बैरन आइलैंड के बारे में अगर थोड़ा सा कुछ और बात करें तो ये सुमात्रा से म्यांमार तक फैला हुआ पूरा जो ज्वालामुखी चाप है, जो आर्क है, उसी का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और भारत के साथ ही जो बर्मी टेक्टोनिक प्लेट है उसी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए, जो बर्मीज यानी बर्मा जो प्लेट है उसके किनारे पर इसकी जो अवस्थिति है वो देखने को मिलता है। तो भारत का जो ये अंडमान वाला जो ट्रेंच है, और यहाँ पर जो खास तौर पे देखेंगे कि अंडमान जो सुंडा सबडक्शन जोन है उसकी जो यहाँ पर अवस्थिति है, उसी कारण से यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अगर इसके महत्व की बात करेंगे तो भारत का एकमात्र ये एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। और भौतिक अगर विशेषताओं की बात करें तो ये छोटा द्वीप है, निर्जन आइलैंड है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है, और इसमें 2 किलोमीटर चौड़ा जो काल्डेरा है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो भौतिक विशेषताएं हैं वो हमने बात की।
यहाँ पर अगर ज्वालामुखी की बात करेंगे कि आखिर इस ज्वालामुखी की जो हाइट है, अगर सी लेवल से अगर उसकी बात करेंगे तो 354 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से, लेकिन इसका जो आधार है वो समुद्र सतह से क्या है, लगभग 2250 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने देख ली। इसके अलावा अगर थोड़ा सा बात करें कि बैरन आइलैंड पे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम जाएं, ज्वालामुखी क्षेत्र को देखें, तो दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े वोल्केनिक जो एरियाज हैं, रीजन है वो हैं, लेकिन अगर भारत के ही लोग सोचें कि ठीक है हम ज्वालामुखी क्षेत्र में जाएं, हम ज्वालामुखी राख देखें, ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होता है, तो उसके लिए अगर बात करें कि हम भारत के इस अंडमान वाले निकोबार वाले क्षेत्र में जाने की बात करें तो पूरी तरह से क्या है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बैन लगा हुआ है। एक तरह से अगर बात करेंगे तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। कहाँ का? बैरन आइलैंड का, जो अंडमान निकोबार के एक खास क्षेत्र में अवस्थित है, अंडमान सी में है। क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्टिव वोल्केनो की बात कही जाती है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र के तहत यहाँ पर चिन्हित है और यहाँ पर कभी भी वोल्केनो विस्फोट हो सकता है। इसी कारण से अगर देखेंगे तो इस पूरे आइलैंड पर लैंडिंग प्रतिबंधित है, यानी यहाँ पर सख्त मनाही है कि इस आइलैंड पे आप नहीं जा सकते। और इस द्वीप पे देखेंगे तो 1987 में वन्य जीव जो अभयारण्य है उसे भी इस तरह से घोषित किया गया, तो इसे एक तरह से सुरक्षित रखा गया है। अगर हम बात करें कि आखिर तब इसे कैसे देख सकते हैं, तो दूर से किसी सी पोर्ट्स या नाव के माध्यम से किराए पर ले जाकर उस समुद्री क्षेत्र से दूर से इसे हम देख सकते हैं, या पोर्ट ब्लेयर या हैवलॉक जो आइलैंड है वहां से सुरक्षित देखे जाने की परमिशन यहाँ पर है। इसके अलावा भी परमिशन लेना पड़ता है, वन विभाग या जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे अनुमति लेने के बाद यहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे, जैसे पूरा जो नारकोंडम जो आइलैंड है ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नारकोंडम क्या है? ये भी अंडमान जो सागर है, जो अंडमान सी है, अंडमान सी के संदर्भ में क्या है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ का एक अंडमान नारकोंडम जो आइलैंड है इसे क्या कहा जाता है कि ये क्या है, एक वोल्केनो आइलैंड माना जाता है। ये क्या है, एक ज्वालामुखी क्या है, ये आइलैंड है, एक द्वीप है। इस द्वीप की चोटी समुद्र तल से आप देखेंगे तो लगभग क्या है, एक तरह से 710 मीटर की ऊंचाई पर है और ये एंडीसाइट से बनी हुई है। ये भी खास बात है, एंडीसाइट के बारे में आप बेसिक ज्योग्राफी की क्लास में या ज्योग्राफी के जो कंटेंट है वहाँ पर आपने देखा होगा। ये भी क्या है, ये जो नारकोंडम आइलैंड है ये क्या है कि जो अंडमान यहाँ पर पूरा जो द्वीप क्षेत्र है उसी का ये एक हिस्सा माना जाता है। तो ये अंडमान जो आइलैंड का पूरा जो क्षेत्र है उसी में एक पार्ट के तौर पे है। दूसरी बात करें तो नारकोंडम जो वर्ड है ये क्या है, ये नरक और कुंडम ये दोनों तमिल वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है नरक का गड्ढा। तो ये भी एक बेसिक इसके बारे में जानकारी हो सकती है। अगर थोड़ा सा इसके महत्व की बात करें तो इसका भौगोलिक जो महत्व है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है एक तरह से आप देखेंगे कि जो बैरन आइलैंड वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, भारत का एकमात्र इकलौता एक्टिव वोल्केनो क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करेंगे तो इस कारण से देखेंगे तो जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, अगर अब प्लेट विवर्तनिकी की बात करेंगे तो उसके सबडक्शन जोन के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और जो भी ज्वालामुखी गतिविधियां हैं उनसे जुड़े हुए जो भी रिसर्च हैं, रिसर्च किस क्षेत्र की बात करें तो वोल्केनो जो होता है और इससे जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये क्या, पूरा जो क्षेत्र है अगर इसकी बात करेंगे तो ये सामरिक दृष्टिकोण से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ समय पहले ही क्या हुआ कि अगर देखेंगे तो एक तरह से मलक्का स्टेट से जुड़ा हुआ एक बड़ा जो महत्वपूर्ण जो एक तरह से देख सकते हैं कि भारत की संधि हुई अलग अलग क्षेत्रों में जो एक सुपरविजन के लिए या फिर पेट्रोलिंग के लिए इस पूरे क्षेत्र में जो भारत के संधि होती हैं उनके संदर्भ में देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी अहम माना जाता है। यही नहीं, नौसैनिक बेस बनाने के दृष्टिकोण से, नौसैनिक संचालन के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जो पूरा क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। यही नहीं, यहाँ का एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है क्योंकि राख, गैस, समुद्री जो जीव विविधता है उससे ये पूरा प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मैप से कुछ महत्वपूर्ण जो
लोकेशन है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है जो आपको जानने चाहिए। जैसे देखिए, सैंडल जो पीक नेशनल पार्क है, इसकी जो अवस्थिति है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो अवस्थिति है सीधे पूछ लेगा कि आखिर ये किस जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके किस आइलैंड के किस आइलैंड पर अवस्थित है, तो ये नॉर्थ अंडमान पर है। इसके अलावा देखेंगे तो मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, साउथ बटन आइलैंड जो नेशनल पार्क है, रानी झांसी जो मेरीन नेशनल पार्क है उसकी अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए। जो माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है या फिर महात्मा गांधी जो मेरीन नेशनल पार्क है, इनकी अवस्थिति भी आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर जो दक्कन पैसेज है उसकी अवस्थिति आपसे सीधे पूछ लेता है कि आखिर ये किन दो आइलैंड के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे तो साउथ अंडमान और लिटिल जो अंडमान है उनके बीच में अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर ये किन दो बड़े आइलैंडों के बीच में है। तो एक तरफ आप देखेंगे तो लिटिल अंडमान, दूसरी तरफ कार निकोबार जो आइलैंड है उनके बीच में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर निकोबार आइलैंड में आएंगे तो कैम्पबेल जो नेशनल पार्क है और जो गलेथिया बे नेशनल पार्क है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वन्य जीव और वनस्पतियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। लेकिन अगर बैरन आइलैंड की बात करेंगे तो एक तरह से क्या है कि पूरी तरह से वो निर्जीव आइलैंड नहीं माना जाता है, वहाँ पर कुछ इस तरह के जो भी जीव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जब से बैरन आइलैंड की बात करें कि 1991 में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उस ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद बैरन जो आइलैंड है वहाँ पर जो बहुत सारे बर्ड्स की प्रजातियाँ थी, जो जैव विविधता थी वो प्रभावित हुई है। अपेक्षाकृत देखें तो उनकी जो आबादी है, जो विविधता है वो कम हो गई। हालांकि आसपास के समुद्री जो जल जीवन है, जो प्रवाल हैं, जो अलग अलग वहाँ पर उद्यान है या फिर विशाल जो बड़ा एक विविधता वाला जो क्षेत्र है वो आज भी समृद्ध है। तो बैरन आइलैंड के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से वो निर्जन आइलैंड है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं जिसको आप देखना चाहेंगे कि पूरे अंडमान निकोबार क्षेत्र में जहाँ पर आप जाकर इनकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनको अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे बैरन आइलैंड हमने देख लिया कि कहाँ पर है, इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में है। यहीं पर बर्तंग आइलैंड आपको लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। हैलॉक जो आइलैंड है ये आपसे पूछा जा सकता है। नील आइलैंड की अवस्थिति पूछा जा सकता है। इधर आएंगे तो महात्मा गांधी मेरीन जो नेशनल पार्क पहले हमने बताया कि वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे लोकेशन पोर्ट ब्लेयर के कंटेक्स्ट में, उसके सापेक्ष में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हैवलॉक आइलैंड हमने बताया, बैरन आइलैंड हमने बताया, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी आप लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हैवलॉक आइलैंड की बात करें कि इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो पोर्ट ब्लेयर है उसके उत्तर पूर्व में जाएंगे और नील आइलैंड के उत्तर में जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसका जो बड़ा मैप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर से इधर आप आएंगे तो ये हैवलॉक आइलैंड है, लगभग 73 किलोमीटर, और इसे नील आइलैंड की जो दूरी है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर से 37 किलोमीटर है, और इसके उत्तर में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अगर हैवलॉक आइलैंड की बात करेंगे तो इसके जो कोस्ट हैं, अगर इसके तट की बात करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है। ये इनकी सुंदरता काफ़ी अधिक मानी जाती है। क्रिस्टल क्लियर पानी यहाँ पर दिखेगा, साफ स्वच्छ एकदम से आपको पानी देखने को मिलेगा। जीवन जो समुद्री जीवन है उसके लिए जो हैवलॉक आइलैंड है ये पूरी दुनिया में चर्चा में आता है। यही नहीं, हैवलॉक जो द्वीप है ये बैरन द्वीप की जो क्षेत्र है पूरे, उसकी खोज करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है कि उसके आसपास ये सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड माना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो पानी के नीचे भी एक तरह से देखें तो बहुत सारे जो जीव या फिर जीवन है वो आपको देखने को मिल सकता है। और महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय जो यहाँ पर हम बात करें कि नेशनल मेरीन जो नेशनल पार्क है ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इस कारण से माना जाता है कि यहाँ पर जो समुद्री जो कछुआ है उनके दृष्टिकोण से ये सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है। डुगोंग और मछली की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनकी जो विविधता अगर आपको देखना है तो महात्मा गांधी जो नेशनल मेरीन पार्क है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर बेस्ट प्लेसेस जो विजिट करने लायक है जो अंडमान पूरे क्षेत्र के, अंडमान निकोबार आइलैंड के, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सैंडल पीक जो है ये आपके महत्वपूर्ण टूरिज्म वाला क्षेत्र है। लाइमस्टोन जो केव है, रोज आइलैंड है, नॉर्थ बे आइलैंड है। इधर आएंगे तो आपको मया वुंडर या फिर राधानगर जो बीच है, या सेलुलर जो जेल है पोर्ट ब्लेयर की, मड वोल्केनो है, या फिर चिड़िया जो टापू है, या एलिफेंट जो बीच है, ये सारे महत्वपूर्ण लोकेशन है। महात्मा गांधी जो नेशनल मेरीन बीच है, या फिर इसके अलावा भी बहुत
सारे जो लोकेशन है वो आपके लिए अहम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि आइलैंड के आसपास अगर जाएंगे, बैरन आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द्वीप के और स्वीपिंग जो रूट्स हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पूरा एक तरह से सुपरविजन वाला क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो इस तरह के सुरक्षा तंत्र हैं वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक हो सकता है कि विस्फोट हो सके, और इसको लेकर इस तरह का बैन इस बैरन आइलैंड के संदर्भ में लगाया गया है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बैरन जो द्वीप है इसका जो विस्फोट है ये हमें याद दिलाता है कि जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर क्षेत्र है, वो भूकंपी और ज्वालामुखी दृष्टिकोण से क्या है, हमेशा सेंसिटिव है। और इसके अध्ययन और निगरानी से न केवल आपदा प्रबंधन बेहतर होगा, उस विषय की और बेहतर समझ होगी, बल्कि जो भूगर्भिक विज्ञान है उसे भी एक नई दिशा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हम देखने को हमें मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के टेक्टोनिक सिनेरियो में जो अंडमान का बैरन आइलैंड ज्वालामुखी क्षेत्र है इसका क्या महत्व है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या भारत के समुद्री और द्वीपीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी जो गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़े हुए जो खतरे हैं, आपदा जो प्रबंधन है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं कि आखिर यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कौन सी चैलेंजेज हैं जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा स्थित है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय आइलैंड। तो इसका भी उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने खासतौर पे बैरन आइलैंड से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण या उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे, या अंडमान निकोबार आइलैंड से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है या उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है उस पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।